सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि डायबिटीज से पहले, जैसे ये जो ग्लूकोज का क्या रेलेवेंस है, ग्लूकोज हमारे शरीर में कहाँ से आता है, कैसे बनता है और क्यों जरूरी है, पहले इसको देखते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम कुछ खाते हैं, हमारे द्वारा किया गया भोजन पहले स्टमक में एंटर करता है। ऑब्वियसली फूड पाइप से होने के बाद पेट में जाता है। जब स्टमक में जाता है तो इसी दौरान हमारा भोजन जो है वो ग्लूकोज में तब्दील होता है, और यहीं से ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है, हमारे रक्त प्रवाह में शामिल होता है। इसी दौरान हमारा जो अग्न्याशय है, जो पैनक्रियास है, वो इंसुलिन नाम के एक हार्मोन को सिक्रेट करता है, इंसुलिन का रिसाव करता है। और इंसुलिन जो है, ये आपको, इसका काम है कि ये हमारे सेल रिसेप्टर्स को अनलॉक करता है। कहते हैं कि हर कोशिका के बाहर एक लॉक लगा होता है। जब तक इस लॉक को हम अनलॉक नहीं करेंगे, ये ग्लूकोज जो है सेल के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो इंसुलिन का काम है सेल रिसेप्टर्स को अनलॉक करना, वो जो दरवाजा बंद है उस दरवाजे को खोलना, ताकि यही ग्लूकोज सेल के अंदर प्रवेश करे और फिर सेल जो है इसको एनर्जी के लिए ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करती है। तो ये एक सामान्य सतत प्रक्रिया है जो हर इंडिविजुअल में इसी तरह से होती रहती है। ये दिक्कत कब आती है दोस्तों? दिक्कत तब आती है जब हमारे ब्लड में किसी भी वजह से शुगर लेवल या ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। तो अभी क्या है कि हमने खाया, भोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में गया, पैनक्रियास ने इंसुलिन को सिक्रेट किया, इंसुलिन ने सेल रिसेप्टर्स को अनलॉक किया, और जो ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में था वो सेल के अंदर एंटर किया, जिसका इस्तेमाल कोशिकाओं ने ईंधन के रूप में ऊर्जा ऊर्जा के लिए किया। लेकिन ये प्रक्रिया तब टूट जाती है, इसमें बाधा पहुंचती है, जब किसी भी वजह से हमारे ब्लड में शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल की अधिकता होने लगती है। अब इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला, कि या तो हमारा पैनक्रियास इंसुलिन को प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा। इंसुलिन अगर उत्पादित ही नहीं होगा तो ये सेल रिसेप्टर्स को अनलॉक नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा ऑब्वियसली। या दूसरा कारण हो सकता है कि इंसुलिन का रिसाव तो हो रहा है, इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो अपना काम ढंग से कर नहीं पा रहा है। तो इस स्थिति में भी चूंकि इंसुलिन इनइफेक्टिव हो गया है, अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। अब देखिए यहाँ पे समस्या क्या होती है। एक तो ये तो सिंपल प्रोसेस समझ में आ गया। इसके पीछे थोड़ा सा अब रादर इसका रिपरकशन की बात करें तो क्या होगा। दोनों में से किसी भी स्थिति की वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, नेक्स्ट टाइम जब हम फिर भोजन करेंगे, वो भोजन भी ग्लूकोज में तब्दील होगा। ठीक है, वहां से वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। अब ब्लड स्ट्रीम में पहले से जो ग्लूकोज अनयूटिलाइज्ड मौजूद था, बाद में दूसरे किए गए भोजन के द्वारा फर्दर जो हमारा भोजन ग्लूकोज में तब्दील हुआ है, वो ग्लूकोज भी ब्लड स्ट्रीम में आ गया। तो अब हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ने लगी, ट्रैफिक जैम हो गया। पहले से ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज था, दोबारा हमने खाया, जब भी 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के बाद वो भी ग्लूकोज में तब्दील हुआ और वो ग्लूकोज भी ब्लड स्ट्रीम में आ गया। तो एक तरह से ट्रैफिक जैम हो गया। इसका एक और साइड इफेक्ट ये होता है कि जब मान लेते हैं कि इंसुलिन जो है प्रोड्यूस हो रहा है, पैनक्रियाज इंसुलिन को प्रोड्यूस कर पा रहा है, लेकिन इंसुलिन अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा है। तो अब जब ब्लड में ग्लूकोज की अधिकता होती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है, तो पैनक्रियाज भी पहले से ज्यादा इंसुलिन सिक्रेट करने लगता है कि भाई जितना हमने किया था उससे काम नहीं चला,
वो अपना काम नहीं कर पाया, तो और इंसुलिन को छोड़िए ताकि ये काम हो सके। अब क्या हो रहा है, अब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का भी लेवल बढ़ रहा है और इंसुलिन का भी लेवल बढ़ रहा है। ये अलग बात है कि इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रहा है, लेकिन इंसुलिन का भी हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, विच इज नॉट गुड। तो ये जो लंबे समय से, अब ये प्रक्रिया एक बार दो बार तो ठीक है, लेकिन अगर ये प्रक्रिया सतत हो जाती है, निरंतर हो जाती है, लगातार बनी रहती है, तो इसको हम क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के नाम से पुकारते हैं कि भाई ये चय उपचय संबंधित अव्यवस्था है जो लंबे समय से चली आ रही है, और इसी वजह से फिर हमारे ब्लड में शुगर का लेवल हाई हो जाता है। अगर हमने कुछ इंटरवेंशन नहीं किया, हमने इस पे ध्यान नहीं दिया, इसको कम या रोकने का कोई उपाय नहीं किया, तो पहले हम प्री डायबिटिक होते हैं और फिर हम डायबिटिक होते हैं। प्री डायबिटिक मतलब डायबिटिक से ठीक पहले वाली पूर्ववत स्थिति, बॉर्डर लाइन केस जिसको बोलते हैं, कि प्री डायबिटिक है तो यहाँ से भी आप थोड़ा सा परहेज करके, थोड़ा सा ध्यान रख के आप वापस आ सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आप प्री डायबिटिक से डायबिटिक हो गए, तो डायबिटिक रिवर्सल इज ए डिबेटेबल टॉपिक। हर इंसान का अगर डायबिटीज रिवर्स हो जाता तो फिर इतने पेशेंट्स नहीं थे इंडिया में या विश्व में कहीं भी। तो डायबिटिक हो गए मतलब एक आम धारणा, एक सोच क्या कहती है कि भाई अब आपको जिंदगी भर वाली बीमारी हो गई, आप दवा खाते रहिए, परहेज करते रहिए, और शुगर को कंट्रोल करने के लिए आप भी अब सतत प्रयासरत रहिए। तो दिस इज द केस। डायबिटीज क्यों होता है, तो मोटे मोटे तौर पे हम बात करते हैं कि डायबिटीज के कारण तो हम जानते, दो तरह का डायबिटीज होता है जो इसके कारण से ही जुड़ा है। क्यों होता है वही टाइप ऑफ डायबिटीज को भी इंडिकेट करता है। तो डायबिटीज दो तरह का होता है, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज के नाम से जानते हैं। टाइप 1 में क्या होता है, जो हमने पहले स्थिति मेंशन की थी, कि पैनक्रियास जो है वो इंसुलिन का उत्पादन ही नहीं कर पाता, तो इंसुलिन बनेगा ही नहीं तो सेल रिसेप्टर्स को अनलॉक कौन करेगा। तो इस वजह से जो डायबिटीज होता है उसे हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। और दूसरी जो स्थिति थी कि इंसुलिन बना लेकिन वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाया, पैनक्रियाज ने इंसुलिन को सिक्रेट किया, इंसुलिन ने सेल रिसेप्टर्स को अनलॉक भी किया, लेकिन हमारी कोशिकाओं ने इंसुलिन को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया। हमारे जो मसल और फैट की जो कोशिकाएं हैं, या तो उन्होंने पर्याप्त तरीके से इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं किया, या फिर इस्तेमाल करने से कंप्लीटली मना कर दिया। इसी को हम कहते हैं कि हमारी कोशिकाएं इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गई, वो इंसुलिन का प्रतिरोध करती हैं। तो इस वजह से अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ता है और शुगर होता है तो इसको हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। आज की तारीख में ज्यादा से ज्यादा लोग टाइप 2 डायबिटीज से ग्रसित पाए जाते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज इज रैम्पेंट, और इसको सही तरीके से एड्रेस करने की आवश्यकता है। आंकड़ों की भी बात कर लें, जैसे अगर हम शुगर का पता कैसे चलता है, ब्लड टेस्ट कराने से। तो अगर हम फास्टिंग ब्लड शुगर चेक कराते हैं और टेस्ट कराने पे उसका नंबर 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो, तो माना जाता है कि शुगर लेवल आवश्यकता से अधिक है। और अगर खाना खाने के 2 घंटे के बाद, जिसको पोस्ट प्रैंडियम या पीपी टेस्ट कहते हैं, अगर उसकी मात्रा 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो, तो हम कहते हैं कि भाई आपका आफ्टर फूड शुगर इज हाई। प्री डायबिटीज किसको कहा जाता है, अगर किसी का फास्टिंग शुगर लेवल 100 से 125 mg पर डीएल हो और खाने के 2 घंटे के बाद का 140 से 199 mg पर डीएल हो, तो इसको प्री डायबिटिक कहते हैं। यानी अब यहां से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एक नॉर्मल नॉन डायबिटिक व्यक्ति का फास्टिंग शुगर लेवल 100 से कम होना चाहिए। 100 से 125 के बीच है तो आप प्री डायबिटिक हैं, 125 को पार किया मतलब आप डायबिटिक हैं थियोरेटिकली। खाने के 2 घंटे के बाद किसी नॉर्मल नॉन डायबिटिक व्यक्ति का शुगर लेवल
आइडियली आपका 140 से कम होना चाहिए। अगर 140 से 199 के बीच है, इसका मतलब आप प्री डायबिटिक हैं। और अगर 200 से ज्यादा है, इसका मतलब आप डायबिटिक हैं। सीधा सीधा हिसाब। तो आज इंडिया में डायबिटिक्स की तुलना में प्री डायबिटिक्स की संख्या ज्यादा है। और ये जो भी संख्या है, प्री डायबिटिक्स की जो भी संख्या वर्तमान में इंडिया में मौजूद है, उसमें 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्री डायबिटिक हैं, सफर कर रहे हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं है दैट दे आर प्री डायबिटिक। घूम रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो सिम्टम्स भी आए उन सिम्टम्स को उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया, एक्सपीरियंस तो किया, ऑब्जर्व नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, समझ में नहीं आया, कभी टेस्ट नहीं करवा। और इसीलिए ये एक बड़ी चिंता का कारण है, क्योंकि यही 50% लोग जो प्री डायबिटिक हैं, अगर ये नादान है, अपनी स्थिति से नावाकिफ हैं, तो आगे चल के ये भी प्री डायबिटिक से डायबिटिक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमारे देश में ऑलरेडी जो डायबिटिक पेशेंट्स का जो लोड है वो और बढ़ेगा। तो डायबिटीज के बारे में बात करें, कारण, परिचय, जो भी आप कहना चाहें, तो भाई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से होता है। एसेंशियली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, हमारी कोशिकाएं इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती हैं, या हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज होता है। तो डायबिटीज के कारणों की भी हमने बात कर ली कि भाई इन वजहों से डायबिटीज होता है। अब डायबिटीज को गंभीरता से लेना क्यों जरूरी है दोस्तों, कि अगर किसी व्यक्ति को शुगर हो गया है और वो ध्यान नहीं दे रहा है, लगातार उसका शुगर बढ़ा हुआ आ रहा है, तो ये आगे चल के बहुत घातक हो जाता है। क्योंकि जो लोग अपने शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाते, ऐसे ही लोगों के अंधे होने की संभावना एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में 25 गुना ज्यादा होती है। ऐसे ही लोगों के किडनी डिजीज की संभावना सामान्य लोगों की तुलना में 15 गुना ज्यादा होती है। सामान्य व्यक्ति की तुलना में डायबिटिक पेशेंट्स का जो कार्डियोवास्कुलर मोर्टालिटी और स्ट्रोक का जो जोखिम होता है कि हृदयगत बीमारी हो गई, ठीक है, उसकी वजह से डेथ हो गई या पक्षाघात हो गया, इसकी संभावना एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में 2 से 4 गुना ज्यादा होता है। 10 में 8 डायबिटिक पेशेंट्स कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स की वजह से मर जाते हैं। 80% पीपल डाई ड्यू टू कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स बिकॉज ऑफ डायबिटीज। ठीक है, मतलब ऐसे ही लोगों को आगे चल के कोई हृदयगत बीमारी हुई, हार्ट अटैक आया, हार्ट फेलियर का केस हुआ और 10 में 8 लोगों को बचाया नहीं जा। हाई शुगर पेशेंट अगर कोई है, उसको शरीर में कहीं भी जख्म हो गया, खासतौर पे पैरों में, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स को हमेशा कहा जाता है कि भाई आप अपने पैरों का ध्यान रखिए, पैर में आपको कोई भी इंजरी जल्दी हो सकती है, कोई जख्म हो सकता है, इसीलिए चप्पल पहन के टहलना, नंगे पांव घूमना। जस्ट मोमेंट, ये हिदायत दी जाती है कि भाई अब देखिए आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको डॉक्टर एक सबसे सिंपल रिकमेंडेशन क्या कहते हैं, आप टहलिए, रोज टहलिए, खाना खाने के बाद 10 मिनट टहलिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बाहर टहलने के लिए निकल रहे हैं तो मेक श्योर कि आप घर में पहनने वाले चप्पल को पहन के बाहर टहलने नहीं, आपके पास प्रॉपर वॉकिंग शूज होने चाहिए। आप घर में भी नंगे पैर नहीं चले, क्योंकि हल्की सी भी इंजरी, पैर कहीं कट गया, छिल गया, कांटा चुभ गया, चोट लग गई, तो डायबिटिक पेशेंट्स की इंजरीज को हील करने में टाइम लगता है। और यहीं पे ये बात आती है कि अगर किसी डायबिटिक पेशेंट को कोई जख्म हो गया, चोट लग गई और तमाम प्रयास के बाद वो जो जख्म है वो बढ़ता जा रहा है, काबू में नहीं आ रहा, एंटीबायोटिक्स खा लिया, ऑइंटमेंट लगा लिया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि मेरा शुगर लेवल हाई है।
तो हाई ब्लड शुगर लेवल की वजह से किसी के जख्म के भरने में भी वक्त लगता है, और अगर इन्फेक्शन बढ़ता गया तो ये संभावना भी सामान्य व्यक्ति की तुलना में एक डायबिटिक पेशेंट में 30 गुना बढ़ जाती है कि उसके जख्म वाले भाग को काट के हटा दिया जाए, एम्प्यूट कर दिया जाए। एम्प्यूटेशन का जो आपको कारण होता है, तो आपको बॉडी के उस हिस्से को एम्प्यूट कर देने की भी नौबत आती है, और समय के साथ ये स्थिति बद से बदतर होती जाती है। इसीलिए डायबिटीज को मदर ऑफ ऑल डिजीजेस के रूप में जाना जाता है। अब आते हैं सबसे अहम चीज पे, विच इज अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अगर किसी भी व्यक्ति का ग्लूकोज लेवल टिपिकली हाई रह रहा है तो इसके भी अपने इंडिकेटर्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। अगर अचानक किसी को भारीपन का अनुभव, थकान का अनुभव खासतौर पे दोपहर के वक्त महसूस हो, खाना खाने के 1-2 घंटे के बाद भी फिर कुछ खाने का मन करे, वजन ज्यादा है, बार बार यूरिनेट करने की टेंडेंसी महसूस हो रही है, बार बार पेशाब लग रहा है, बार बार प्यास लग रही है, मुंह सूख रहा है, चीजें धुंधली दिखाई दे रही हैं, तो ये टिपिकल सिम्टम्स होते हैं जो दर्शाते हैं, बताते हैं कि बॉडी में ब्लड शुगर का इम्बैलेंस है, मतलब ग्लूकोज लेवल इज हाई, टिपिकली हाई। अगेन द प्रॉब्लम इज कि 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है या प्री डायबिटिक है और अपनी स्थिति से वाकिफ नहीं है। क्यों? चूंकि हमेशा उन्होंने इन सिम्टम्स को नजरअंदाज किया और कभी टेस्ट नहीं कराया। तो एक एक बेसिक रेलेवेंट जानकारी के बाद अब चलिए हम बात करते हैं कि हम कैसे ग्लूकोज को मैनेज कर सकते हैं। तो पहले प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, फिर आपको कुछ और जेनेरिक टिप्स की बात करेंगे जो कि इस मॉड्यूल का हिस्सा नहीं है, बट फिर भी वी विल डिस्कस। तो जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमारा जो सबसे पहले एकदम जहन में जिस प्रोडक्ट का नाम कौंधता है, मधुनाशिनी श्रुति एंत्वाक, इसका हम जिक्र करते हैं, और इसको लेके कई तमाम अननेसेसरी क्वेश्चंस भी आते हैं। डायबिटिक पेशेंट को दें कि नहीं दें, कब दें, खाने के पहले दें, खाने के बाद दें। तो बिना उस तरफ गए अगर हम इस स्लाइड को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें कि भाई वो कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से ग्लूकोज हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है, तो पहले उन कारकों पे बात करते हैं कि आप पहले फैक्टर्स को समझिए। अगर कोई व्यक्ति ओवरवेट है, अगर किसी की उम्र 45 साल या उससे ज्यादा है, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जिससे बात करके पता चलता है कि उसके घर में माँ बाप भाई बहन सबका हेल्थ कंडीशन सिमिलर है, मतलब ऑल आर ओवरवेट या ओबेस रादर, जो लोग बहुत आरामदायक जीवन शैली का यापन करते हैं, बैठा बैठी वाला काम है, घर से ऑफिस या बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में गए, दिन भर बैठ के काम किया, वापस आए घर में और यहीं पे पूरा दिन गुजर गया, कोई शारीरिक गतिविधि नहीं थी। किसी महिला को जेस्टेशनल डायबिटीज है, कई बार प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। इसको तुरंत वहीं पे अगर एड्रेस किया जाए तो फिर ये ठीक भी हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अगर कोई प्री डायबिटिक है, ऑफिशियली अभी डायबिटिक नहीं हुआ, शुगर पेशेंट का तमगा नहीं लगा है, दवाइयां शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन हाँ टेस्ट कराने से ये पता चल गया कि भाई हम प्री डायबिटिक हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ, तो ऐसा व्यक्ति भी ससेप्टिबल होता है कि ये भी जल्दी ही प्री डायबिटिक होगा, या हो सकता है ऑलरेडी उसी वक्त उसका शुगर लेवल ज्यादा, वो तो टेस्ट कराने पे पता चलेगा। तो ये वो कारक हैं जिनकी वजह से ग्लूकोज हेल्थ की समस्या होती है। अब इनमें से लगभग सभी को हम अप्रोच कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से। कोई भी ओवरवेट है, कोई भी 45 साल या उससे ज्यादा उम्र का है, जिसके भी घर में माँ बाप या भाई बहन की सिमिलर स्थिति है,
क्योंकि भविष्य में उसके साथ भी हो सकता है, जेनेटिकल है ना, इट रन्स इन द ब्लड। जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड करता है, किसी महिला के बारे में आपको पता चला कि जेस्टेशनल डायबिटीज है, कोई प्री डायबिटिक है, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के केस में अगर वो अभी तक डॉक्टर के पास नहीं गया है, कोई दवाई नहीं खा रहा है, तो इवन उसको भी, ये 7 अलग अलग कैटेगरीज के लोग हैं जिनको आप अपना मधुनाशनी शुंठी और त्वाक रेकमेंड कर सकते हैं। तो मधुनाशनी शुंठी और त्वाक नाम से स्पष्ट है कि 3 हर्ब्स का ब्लेंड है जो ग्लूकोज हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है। तीनों जो हर्ब्स हैं इनका बोटानिकल नेम है, जैसे मधुनाशनी तो संस्कृत नाम हो गया, मधुनाशनी जो पौधा है इसका बोटानिकल नेम है जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रा। बोलचाल की भाषा में, हिंदी में इसको गुरमार के पौधे के नाम से जाना जाता है। इस पौधे की पत्तियों में जिम्नेमिक एसिड नाम का एक क्रियाशील तत्व पाया जाता है, जिसकी मौजूदगी की वजह से इस पौधे के एक्सट्रैक्ट के सेवन का हेल्थ बेनिफिट हम अवेल कर पाते हैं। हमारे मधुनाशनी शुंठी और त्वाक के हर टैबलेट में इसी जिम्नेमिक एसिड का 25% कॉन्सेंट्रेशन है, जो इसे सेफ और इफेक्टिव बनाए रखने में मदद करता है। दूसरा शुंठी, बोटानिकल नेम जिंजिबर ऑफिसिनेल, बोलचाल की भाषा में जिंजर, शुंठी, अदरक, सौंठ। अदरक के पौधे के तने में जिंजेरोल्स नाम का मुख्य क्रियाशील तत्व पाया जाता है, जिसके प्रेजेंस से इसके सेहत लाभ हमें मिलते हैं। और हमारे एमएसटी के हर टैबलेट में जिंजेरोल्स का 4% कॉन्सेंट्रेशन है, जो इसे सेफ और इफेक्टिव बनाए रखने में मदद करता है। त्वाक, जिसका बोटानिकल नेम है सिनेमोमम ज़िलैनिकम, बोलचाल की भाषा में दालचीनी, हर रसोई में पाई जाती है। दालचीनी के पेड़ की छाल के अंदर पॉलीफिनॉल्स नाम का एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है, जिसके प्रेजेंस से हमें सेहत लाभ मिलते हैं। और हमारे मधुनाशनी शुंठी और त्वाक के हर टैबलेट के अंदर पॉलीफिनॉल्स का 10% कॉन्सेंट्रेशन है, जो इसे सेफ और इफेक्टिव बनाए रखने में मदद करता है। अब हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर मौजूद ये जो तीनों हर्ब्स का ब्लेंड है, उसमें हर इंडिविजुअल हर्ब जो है हेल्दी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने और हेल्दी ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। ये तीनों हर्ब्स मिलके जैविक क्रियाओं के द्वारा हमारे शरीर के पैनक्रियाटिक फंक्शन को भी नॉर्मल रखने में मदद करते हैं, कि पैनक्रियाज भी सामान्य तरीके से काम करते हुए इंसुलिन का रिसाव करता रहे, उसमें कोई दिक्कत ना हो, बाधा नहीं आए। साथ ही साथ हमारे ब्लड के अंदर जो लिपिड्स मौजूद होते हैं कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और लिपोप्रोटीन, ये तीनों लिपिड के चय उपचय को भी सामान्य रखने में मदद करता है, कि भाई कोई एक लिपिड जो है वो नॉर्मल रेंज से बढ़े नहीं, नॉर्मल रेंज में ही रहे। और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी देता है। थोड़ी सी और बात करें यहाँ पे, तो मधुनाशनी के बारे में कहते हैं कि ये जो हर्ब है ये 2 तरीके से काम करता है, एक्सटर्नली एंड इंटरनली। एक्सटर्नली कैसे? दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीठा प्रेमी होते हैं, हर समय कुछ मीठा चाहिए, या खाने में कुछ ना कुछ मीठा चाहिए, या रात में सोने के पहले मीठा तो चाहिए ही चाहिए, लत लग जाती है और मिठास का स्वाद अच्छा लगता है, तो टेस्ट की वजह से लोग किसी न किसी फूड में मीठा जरूर कंज्यूम करते हैं। अब जब आप मीठा खा रहे हैं, वो तो डायरेक्ट ग्लूकोज है, उसके तो कन्वर्जन की भी जरूरत नहीं है, वो ग्लूकोज ही जा रहा है डायरेक्ट बॉडी में। अगर हम ज्यादा मीठा खाएंगे तो स्वाभाविक है कि ग्लूकोज लेवल हमारा धीरे धीरे बढ़ेगा। तो मधुनाशनी हर्ब का एक गुण होता है, ये हमारी जबान पे मौजूद स्वीट टेस्ट बड्स को सप्रेस कर देता है कुछ देर के लिए। मीठा क्यों खा रहे हैं? क्योंकि टेस्ट अच्छा लग रहा है। टेस्ट का पता कैसे चलता है? हमारी जीभ के ऊपर जो टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं उनके द्वारा, कि भाई क्या खट्टा है, क्या मीठा है, क्या नमकीन है, क्या तीखा है।
तो ये मधुनाशनी जो है ये कुछ देर के लिए स्वीट टेस्ट बड्स को सप्रेस कर देता है, उनको दबा देता है, उनको इनएक्टिव कर देता है। तो संभव है कि अगर हमारा स्वीट टेस्ट बड सप्रेस हो गया और हमने मीठा खाया तो उस मिठास का एहसास ही नहीं होगा, टेस्ट नहीं आएगा। वो जिस टेस्ट के लिए हम मीठा खा रहे थे वो टेस्ट नहीं आएगा। और अगर ऐसा बार बार होता रहा, लगातार होता रहा, तो हो सकता है कि धीरे धीरे मीठे खाने की टेंडेंसी में कमी आ जाए। क्यों? क्योंकि हमें वो टेस्ट नहीं मिल रहा है। तो अगर इस वजह से किसी व्यक्ति का स्वीट कंजम्पशन रिड्यूस हो जाता है तो एक फायदा ये हुआ कि जो डायरेक्ट ग्लूकोज इनटेक था बाहर से वो कम हो गया। कम मीठा खाएंगे तो कम ग्लूकोज जाएगा ब्लड स्ट्रीम में, ऑब्वियसली। दूसरा जो इसका तरीका है काम करने का, विच इज इंटरनली, कि मधुनाशनी हमारी आंतों में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से ही किसी भी चीज का एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम करने में मदद करता है, क्योंकि वहीं से फिर ये ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। तो जो हमने खाया भी, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम हो गया, जिसकी वजह से कम ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में गया। शुंठी यानी सौंठ जो है, इसके बारे में कहते हैं कि भाई ये जो डाइजेस्टिव फायर है, हमारे पेट में जो जठराग्नि होती है, जो अग्नि प्रज्वलित रहती है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखती है, ये उस अग्नि को संतुलित रखने में मदद करता है। क्योंकि अगर उस अग्नि में इम्बैलेंस आएगा, डाइजेस्टिव फायर जब इम्बैलेंस्ड होगा तो उसकी वजह से भी चय उपचय की समस्या होती है। तो ये हमारे जठराग्नि को संतुलित रखते हुए चय उपचय को सपोर्ट करता है। बिकॉज एसेंशियली डायबिटीज इज अ क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये हमने पहले भी देखा। तो जब तक आपका मेटाबॉलिज्म ठीक है, आप ठीक ठाक हैं। और दालचीनी का भी एक खास रोल है। दालचीनी के भी दो रोल माने जाते हैं। एक तो दालचीनी जो है, आमतौर पे लोग कहते हैं कि भाई ये फैट कटर के रूप में काम करता है, मतलब शरीर में बहुत चर्बी है तो ये चर्बी को गलाएगा। इसी के लिए लोग दालचीनी को रात में पानी में फुला के छोड़ देते हैं, सुबह उसी पानी को खौला के उसको छान के गर्म पानी पीते हैं, मतलब दालचीनी वाला गर्म पानी पीते हैं, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि दालचीनी का पानी है, दालचीनी का सत्व जब शरीर के अंदर जाएगा तो ये फैट को रिड्यूस करेगा। मुख्य रूप से दालचीनी जो है हमारे नॉर्मल लिपिड मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। हमारे ब्लड में मौजूद तीनों लिपिड्स जो हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और लिपोप्रोटीन, उनको उनके चय उपचय को सामान्य रखने में मदद करता है कि भाई उनका रेंज बढ़े नहीं, नॉर्मल रेंज से बढ़े नहीं। दूसरा दालचीनी का एक और काम है कि ये ग्लूकोज के सडन स्पाइक को भी अगर हम कोई ऐसी चीज खाते हैं, टिपिकली जो हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड खाते हैं, रोटी, चावल, आलू, ब्रेड, पास्ता जैसी चीजें खाते हैं, जिसको खाते ही हमें इंस्टेंट एनर्जी का एहसास होता है, वो इंस्टेंट एनर्जी कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज के सडन स्पाइक्स। ग्लूकोज लेवल तुरंत शूट किया, एनर्जेटिक महसूस किया, लेकिन जैसे ही वो ग्लूकोज लेवल जब नीचे आएगा, क्रैश करेगा, तो आपकी एनर्जी को साथ में लेके क्रैश करेगा, आपको फिर कुछ खाने की तलब महसूस होगी। तो ये ग्लूकोज के सडन स्पाइक को रोकने में मदद करता है। तो इतने तरीकों से ये प्रोडक्ट जो है वो कारगर है। तो ये प्रोडक्ट हम उन 7 कैटेगरीज के लोगों को दे सकते हैं जिन पे हमने पहले स्लाइड में चर्चा की थी। इस प्रोडक्ट के पहले स्लाइड में एक एक टैबलेट करके 2 बार इसका सेवन किया जा सकता है। दूसरे प्रोडक्ट पे बात करें जो बहुत नेचुरली हमारे ग्लूकोज को स्लो रिलीज करने में सपोर्ट करता है, वो है फाइबर। तो फाइबर बतौर न्यूट्रिएंट हम जानते हैं कि ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ये पचता नहीं है, कोई कैलोरी नहीं देता है, जाता है शरीर के अंदर, अपना काम करता है और निकल जाता है। ठीक है। भोजन से मिलने वाला फाइबर टिपिकली 2 तरह का होता है, पानी में घुलनशील और अघुलनशील। साबुत अनाज, छिलके वाले फल और सब्जियां, रेशेदार अनाज, नट्स एंड सीड्स, मोटा अनाज, ये जब हम खाते हैं तो ये फाइबर के अच्छे स्रोत माने जाते हैं।
फाइबर का रोल क्या है? फाइबर के बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, एक आम इंसान उस लेवल पे जाके नहीं सोचता या उसको मालूम नहीं होता, बट फाइबर के बहुत सारे फायदे हैं। फाइबर जो है सबसे पहले हमारे एंटायर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम को क्लीन और हेल्दी रखता है, आंतों की सफाई करता है, आंतों में मौजूद हेल्दी बैक्टीरिया का भोजन बन के उनको हेल्दी रखने में मदद करता है, हमारे मल का निर्माण करता है, पानी को सोख के हमारे मल का निर्माण करता है, बॉवल रेगुलरिटी को प्रमोट करता है, कि आपका टाइम भी धीरे धीरे सेट हो जाए, कि रोज आप एक ही टाइम पे आप शौच जाएं और एकदम पूरी तरह से फ्रेश होके निकले। शौच के माध्यम से ये शरीर से विषैले पदार्थों को, फैट को, कोलेस्ट्रॉल को, हानिकारक बैक्टीरिया को बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। साथ ही साथ ये ब्लड ग्लूकोज लेवल के बेहतर रेगुलेशन में भी मदद करता है, क्योंकि जब हम फाइबर का सेवन बढ़ा देते हैं तो फाइबर भोजन के पचने की गति को धीमा कर देता है, जिससे किया हुआ भोजन धीरे धीरे पचता है। अब भोजन धीरे धीरे पचेगा तो ग्लूकोज भी धीरे धीरे रिलीज होगा ब्लड में, आप एनर्जेटिक महसूस कीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज हो रहा है तो एनर्जी का सस्टेन्ड रिलीज आपको मिल रहा है, उसका फायदा मिल रहा है। तो धड़ाम से जो शुगर बढ़ जाता है वो टेंडेंसी कर्ब हो जाएगी, आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहेगा, पेट के भरे होने का एहसास होगा तो आपको बार बार भूख नहीं लगेगी, आप खाना भी कम खाइएगा तो आपका वजन भी व्यवस्थित रहेगा। तो इतने तरीकों से फाइबर कारगर है। कितना फाइबर चाहिए ये भी जानना जरूरी है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन का सुझाव है कि बच्चा, बूढ़ा, जवान, पुरुष, महिला कोई भी हो, प्रतिदिन हर 1000 कैलोरी के सेवन पे 14 ग्राम फाइबर की आवश्यकता होती है। तो अगर आप 2 से 2500 कैलोरी ऑन एन एवरेज कंज्यूम करते हैं तो आपको 28 से 35 ग्राम फाइबर डेली कंज्यूम करना चाहिए। और हम ये भी जानते हैं कि हम अपने भोजन से पर्याप्त मात्रा में फाइबर को हासिल नहीं कर पाते। कारण एक तो फाइबर का सोर्स हम कंज्यूम नहीं करते, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, रेडीमेड फूड पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं, कन्वीनियंस फूड के प्रति हमारी आसक्ति बहुत ज्यादा है। टिपिकली अगर आप खाली ऐसे ही देखिए सिंपल रखते हुए चीजों को, तो आज हर घर में फल और सब्जियों का सेवन कम हो गया है, फलियों का सेवन बहुत कम हो गया, कई लोग तो दाल भी नहीं बनाते अपने घर में, फैट्स और ऑयल्स का सेवन हमने बढ़ा दिया है, हम नॉनवेज खाते हैं बड़े चाव से, मटन, चिकन, फिश, अंडा, दूध या दूध से बने जितने भी पदार्थ हैं उससे आपको बाकी चीजें मिल जाती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सब कुछ मिल जाएगा, फाइबर नहीं मिलेगा। जितनी भी चीजें मेंशन हैं, आप मीठा खाइए, तेल खाइए, किसी भी किस्म का फैट खाइए, नॉनवेज खाइए, दूध या दूध से बना कोई भी पदार्थ खाइए, उसमें फाइबर नहीं। तो ये एक दिक्कत है। 25 से 35 ग्राम फाइबर वयस्कों के लिए प्रतिदिन सुझाया गया है। इसका मतलब है कि एक एडल्ट का डेली एवरेज फाइबर का कंजम्पशन 30 ग्राम का होना चाहिए। मिनिमम 25 ग्राम फाइबर का सेवन हमें निश्चित तौर पे डेली करना चाहिए। नो वंडर कि जो भी डायबिटिक पेशेंट्स डॉक्टर से दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर्स उनको बाय डिफॉल्ट एक 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 ब्लैंकेट स्टेटमेंट देता है कि भाई फाइबर इंटेक बढ़ाइए, खूब सलाद खाइए, सलाद ज्यादा खाइए। क्यों? फाइबर इंटेक बढ़ाना है इसलिए। ठीक है, आंकड़े भी इस तरफ इशारा करते हैं कि 70% भारतीय पर्याप्त मात्रा में फाइबर का सेवन नहीं कर पाते। तो डाइट से फाइबर को बढ़ाने का प्रयास करते हुए सप्लीमेंट के थ्रू भी इसकी कमी को कुछ हद तक दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। तो जब हम अपने न्यूट्रोलाइट फाइबर की बात करते हैं तो ये बहुत खास हो जाता है, क्योंकि ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 अलग अलग नेचुरल सॉल्युबल फाइबर्स का ब्लेंड है। एक तो प्रैक्टिकल प्रोडक्ट है, कोई तामझाम नहीं है, एक चम्मच लिए, एक गिलास पानी में घोले, पी लिए। आम फाइबर की तरह ये जेली जैसा फॉर्म करके पानी के ऊपर तैरता नहीं रहता, जिसको निगलने में दिक्कत होती है, पूरी तरह से घुल जाता है। आप एक चम्मच डाल के 1 मिनट तक चम्मच को हिलाइए पानी में, पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ मिलाया है। तो कलरलेस है, ओडरलेस है, टेस्टलेस है, इसका ना कोई रंग है, ना स्वाद है, ना गंध है।
इसीलिए आप इसको जूस में भी बड़ी आसानी से ब्लेंड करके कंज्यूम कर सकते हैं। आप किसी सॉलिड फूड में भी इसको ब्लेंड करके कंज्यूम कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि हमारे फाइबर के सेवन से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन अलग अलग तरह के कुदरती घुलनशील फाइबर का मिश्रण आपको मिलता है। इसमें एक फाइबर है इन्युलिन, जिसको हमने चिकोरी पौधे के जड़ से हासिल किया है। ये एक प्रीबायोटिक के तौर पे काम करते हुए आंतों की सफाई करता है और आंतों में मौजूद हेल्दी बैक्टीरिया के पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। हेल्दी बैक्टीरिया है, वो अगर हेल्दी रहेगा तो अपना काम अच्छे से कर पाएगा, जाहिर बात है। दूसरा फाइबर रेजिस्टेंट मैल्टोडेक्स्ट्रिन, जो कई बार भोजन का जो आपको बाई प्रोडक्ट होता है गैस और एसिडिटी, उसको प्रिवेंट करता है कि आपको गैस और एसिडिटी की समस्या ना हो। और तीसरा फाइबर है गुअर गम, जो आपके मल का निर्माण करता है और मल के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल, विषाक्त पदार्थ, हार्मफुल बैक्टीरिया, इन सारी चीजों को बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। हमारे फाइबर के साथ जो स्कूप आता है, उसके एक स्कूप में 4.5 ग्राम पाउडर होता है, जिसमें फाइबर की मात्रा 3.7 ग्राम होती है। एक एक चम्मच करके अगर आप 2 बार लेते हैं तो मोटा मोटा 7.5 ग्राम फाइबर हमारे फाइबर से आपको मिल जाता है। पानी या जूस कहीं भी मिला के ले सकते हैं, सॉलिड फूड में भी ब्लेंड करके ले सकते हैं, हमने बात कर ही ली। सिर्फ एक राय हम देते हैं कि जब आप फाइबर का सेवन करते हैं तो कॉन्शियसली आप पानी का इंटेक थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। तीसरे सपोर्टिंग प्रोडक्ट पे बात करें तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी के जो आवश्यक टाइप्स का जो ब्लेंड होता है, जिसे हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उसके बारे में। क्योंकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रिशनल पावर हाउस कहते हैं, एनर्जी विटामिन के नाम से पुकारते हैं। विटामिन बी के साथ अलग अलग आवश्यक टाइप्स का ब्लेंड बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है, जिनके बड़े अहम रोल होते हैं। अब पहली बात कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुलनशील है, ठीक है, बॉडी से रोज निकल जाता है, बॉडी में स्टोर नहीं रहता। तो जरूरी हो जाता है कि रोज हम भोजन के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में इन सातों के सातों विटामिन बी टाइप्स को कंज्यूम करने का प्रयास करें। लेकिन पहली बात, बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि वो 7 टाइप्स ऑफ विटामिन बी क्या है। पता भी है तो उनको किस किस सोर्सेस से ले, सात है तो भाई अलग अलग सोर्स से लेना पड़ेगा। लेकिन यही सातों के सातों अगर हमें एक सिंगल सोर्स से मिल जाए, ये सुनिश्चित हो जाए कि भाई आप एक बार खाली खा लीजिए, एक टैबलेट खा लीजिए, आपका काफी हद तक काम हो गया, तो अगेन दैट इज अ कन्वीनियंट चॉइस। तो आइए पहले बात करते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन बी के वो 7 अलग अलग आवश्यक टाइप्स क्या है। तो बी 1 है थायमिन, जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बी 2 है राइबोफ्लेविन, मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करता है। बी 3 है नियासिन, सेल फंक्शन को हेल्दी रखने में मदद करता है। बी 5 है पैंटोथेनिक एसिड, जो हमारा शरीर फैट को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर ले, इस काम में शरीर की मदद करता है। बी 6 हार्ट हेल्थ के लिए जरूरी है। बी 9 फोलेट, लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है। और बी 12 जो है, ये इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखता है। तो एनर्जी विटामिन इसलिए कहते हैं क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स का एक बहुत प्राइमरी फंक्शन है कि हम भोजन से जो भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उनसे ऊर्जा मुक्त करने में मदद करता है, एनर्जी रिलीज करता है फूड से, इसलिए इसको एनर्जी विटामिन कहते हैं। तो विटामिन बी की कमी होगी तो एक तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम हम झेलते हैं कि एनर्जी डिप्लीटेड महसूस करते हैं, सुस्ती, थकान, आलस जैसी समस्याएं डेली बेसिस पे झेलनी पड़ती है, महिलाओं में खासतौर पे। तो हमारा जो प्रोडक्ट है विटामिन बी यीस्ट प्लस, यहाँ पे यीस्ट जो है वो इसके सोर्स को दर्शाता है। यीस्ट मतलब खमीर। खमीर को वैसे भी कहते हैं कि बी कॉम्प्लेक्स का एक एक्सेलेंट नेचुरल सोर्स है। तो खमीर से हमने विटामिन बी के इन सातों प्रकारों को डिराइव किया है, एक सिंगल कॉमन सोर्स है। तो एक अच्छे नेचुरल सोर्स से आपको बी कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। यहाँ पे टॉपिक रिलेटेड थोड़ा सा और अगर डीप डाइविंग करें तो बी 1 यानी थायमिन जो है, ये भोजन से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में चेंज करके
कोशिकाओं के इस्तेमाल के उपयुक्त बनाता है और एपिटाइट को रेगुलेट करता है कि आपको बार बार मतलब हर थोड़ी देर पे भूख ना लगे। B3 यानी नियासिन जो है, ये बहुत सारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फंक्शंस के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और इवन जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको ब्रेक डाउन उनके ब्रेक डाउन में मदद करता है कि भाई जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, फैट लिया या अल्कोहल कंज्यूम किया, उसको फिर वो उसको तोड़ सके ताकि वहां से भी एनर्जी मिल सके। B6 जो है, ये भोजन से जो हम प्रोटीन लेते हैं उस प्रोटीन को प्रोसेस करने के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता है कि प्रोटीन आपका ढंग से पच सके। B12 जो है, ये आपको हमारा बॉडी B9 यानी फॉलिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट को यूज कर सके, उसमें मदद करता है। तो मिला जुला के एक लाइन का संदेश है यहाँ पे कि आपका जितना बेहतर मेटाबॉलिज्म होगा, आप उतने ही दूर रहेंगे डायबिटीज से। दिस इज द मैसेज। क्योंकि एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है डायबिटीज, तो अगर इससे दूरी बनानी है तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारा मेटाबॉलिज्म हेल्दी रहे, जिस काम में बी कॉम्प्लेक्स मदद करता है। तो नाश्ते या लंच के बाद इसका भी एक टैबलेट पर्याप्त है। आपको मालूम है कि एक कन्वीनियंट सप्लीमेंट है। डाइट से तो बढ़ाएंगे तो ठीक है, बढ़ाएंगे ही, वो तो पहले रिकमेंडेड है। लेकिन अगर आप एक इजी सुविधाजनक सोर्स चाहते हैं तो भाई इसका एक टैबलेट लीजिए और काफी हद तक बी कॉम्प्लेक्स को हासिल कर लीजिए। तो ये तो हमारा ऐसे एक प्रेजेंटेशन था दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ जेनेरिक टिप्स के तौर पे हम बात करते हैं कि आपको जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको एक्सरसाइज तो डेफिनेटली करना चाहिए। और यहाँ पे एक्सरसाइज के अलावा खाने के बाद जब भी आप जैसे आप लंच करते हैं, डिनर करते हैं, तो पोस्ट लंच एंड डिनर ये जरूर कोशिश करनी चाहिए कि 10 मिनट का आप एक स्लो वॉक घर में है, ऑफिस में है, कहीं भी है, लेकिन 10 मिनट आप टहल लीजिए। ऑफिस में ही कॉरिडोर में आप 10 मिनट का वॉक कर लीजिए। दूसरा, अगर कुछ और आपको प्रैक्टिकल टिप्स दूं, ये लेटेस्ट रिसर्चेस का ये मानना है कि और कैसे मदद मिलती है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट में हैं, आपने लंच किया, आप डायबिटिक पेशेंट हैं फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि, या आप नहीं चाहते कि आप डायबिटिक हो, लंच किया आपने, लंच करने के बाद ठीक है, जो दंड बैठक होता है, स्क्वाट्स जिसको बोलते हैं, आप धीरे धीरे आप स्क्वाट्स लगा लीजिए। आप काफ रेजेस कर लीजिए, जिसमें आप खड़े होके या बैठ के अपने पैर के पंजों पे शरीर का भार डालते हुए पैर को उठाने की कोशिश करती हैं, जिसमें आपकी जो पिंडलियां हैं, जो काफ मसल्स हैं, वो एक्सरसाइज होते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि बैठे बैठे भी आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप काफ रेजेस करते हैं, सीटेड काफ रेज करते हैं, बैठ के भी आप पिंडलियों को उठाते हैं, मतलब पैर के पंजों पे वजन डाल के आप पिंडलियों को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो कहा जाता है कि ये भी आपके ग्लूकोज को थोड़ा सा कम करने में मदद करता है। आपके ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको यूज करता है इस काम के लिए। तो ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। या तो टहल लिया, डिनर के बाद वैसे भी बहुत लोग बाहर निकल जाते हैं टहलने के लिए, धीरे धीरे स्लो वॉकिंग, वी कैन डू दैट। नहीं कर सकते हैं, घर में ही 10 मिनट टहल लीजिए, स्क्वाट्स कर लीजिए, काफ रेजेस कर लीजिए, वॉल पुशअप्स कर लीजिए। ठीक है, द आइडिया इज कि खाने के बाद जो आपके ब्लड में ग्लूकोज गया है, उस ग्लूकोज को इंस्टेंटली हम किसी ना किसी क्रिया के द्वारा, एकदम लो इंटेंसिटी क्रिया के द्वारा, उस ग्लूकोज का हम इस्तेमाल कोशिकाओं के द्वारा करवा सके। ठीक है। तीसरी चीज, डाइट में आप ध्यान रखिए कि जैसे मैदा का सेवन कम करें। अगर हम प्री डायबिटिक हैं या ऑलरेडी डायबिटिक हैं तो चीनी तो वैसे भी इज अ कंप्लीट नो नो, चीनी तो आपको